शहर में डेंगू के मरीजों की पॉजिटिविटी रेट हुई 44% के पार। महाराजगंज अस्पताल में तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं बेडों की संख्या। बढ़ते डेंगू मरीजों को लेकर नगर निगम की कार्यशैली पूर्ण रूपेण उदासीन। स्वच्छता को लेकर नहीं हो पा रहे गुणवत्तापूर्ण कार्य। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है। इसकी पॉजिटिविटी रेट 44% के पार चली गई है। अगर जिले में 100 लोगों की जांच होती है तो 44 लोग डेंगू के शिकार पाए जाते हैं। फिर भी इस पर नगर निगम सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी हुई है। नगर निगम को चाहिए कि अभी शहर के हर वार्ड में लगातार फॉगिंग मशीन से फॉगिंग कराया जाए, ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाए, लेकिन सब कुछ नदारद है। कहने को तो नगर निगम शहर की स्वच्छता पर काफी ध्यान दे रही है, लेकिन शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां नगर निगम का ध्यान जाता ही नहीं। कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है, नाले की सफाई नदारद है, जिसमें पानी जमा होने से भी डेंगू अपना बसेरा बना लेता है। नगर निगम के अधिकारी शहर की स्वच्छता में पूर्ण रूपेण विफल दिख रहे हैं। वहीं नगर आयुक्त योगेश सागर अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि शहर में मरीज बहुत कम है, सारे मरीज बाहर से भागलपुर आ रहे हैं। साहब को अपनी व्यवस्था पर जरा भी शक नहीं है, जिससे लोग हलकान व परेशान हैं। और तो और 15 नवंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण टीम दिल्ली से भागलपुर पहुंच रही है, फिर भी नगर निगम की ओर से अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें कि 2022 के पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम को 478वां रैंक मिला था। वही तब तक संभव हो पाया था जब सालों भर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित हुए थे, परंतु इस बार वह भी नदारद है। वहीं महाराजगंज अस्पताल के एमसीएच डेंगू वार्ड में भर्ती होने वाले डेंगू के मरीजों में दहशत का माहौल है। यहाँ भागलपुर, नाथनगर के अलावे लखीसराय, किशनगंज, मुंगेर, जमुई जिले से भी डेंगू के मरीज काफी तेजी से आ रहे हैं। वहीं महाराजगंज अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने इसके होने वाले लक्षण और बचाव के बारे में लोगों से क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। डेंगू का प्रेजेंटेशन जो है इनिशियली हाई फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है, साथ में बॉडी एक, और हाई फीवर के वजह से अगर वॉमिटिंग टेंडेंसी। डेंगू को डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहा जाता है, क्योंकि ये एक वायरस के कारण फैलता है। उस वायरस के कारण बहुत हाई कैटाबोलिक एक्टिविटी होता है बॉडी में, जिसके कारण बहुत वीकनेस हो जाता है शरीर में। तो फीवर, वीकनेस, और चूंकि इसमें लीवर में भी जो है एक्यूट डैमेज होता है, तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा गैस बनता है और वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, वॉमिटिंग टेंडेंसी। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों के कारण ये हैवॉक हो जाता है। और दूसरा और लक्षण जिसको बताया हमने कि हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, मीन्स जो ब्लड सेल्स हैं वो थ्रोम्बोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट को डाउन कर देता है। प्लेटलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जहाँ भी ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो वहाँ ब्लड को चेक करना, तो बाय गेटिंग थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस नहीं होता है तो ब्लड वेसल्स के जो कैपिलरीज होते हैं उससे जो है वो खून का रिसाव होता है, और वो अगर स्किन में होता है तो बाहर हेमोरेजिक पैचेज के रूप में, रेड पैचेज के रूप में दिखेगा। अगर यही रिसाव अगर किडनी में होगा तो वहाँ फिर और फैटल हो जाता है, वहाँ हो सकता है कि हिमेचूरिया के रूप में प्रेजेंट करे। यही ब्लड का रिसाव अगर ब्रेन में होगा तो हो सकता है वो फिर ब्रेन में कलेक्शन होने के बाद जो है इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाए, सर दर्द और एक ब्रेन एडिमा का लक्षण पैदा कर दे। इन सब के अतिरिक्त चूँकि ये इम्यून डिफिशियंसी पैदा करता है शरीर में, तो इम्यून डिफिशियंसी पैदा करने से ये शरीर को और भी कमज़ोर कर देता है, और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, जो कि मामले को और फैटल कर देता है। और ये जो इनिशियल वायरेमिया है ब्लड में, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होके वो सेप्टिसीमिया में भी चेंज हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली फैटल हो जाता है। इनके बचाव क्या है? इनके बचने के लिए बस यही है कि चूँकि इनका अब देखना कि कैसे फैलता है। तो डेंगू जो है वो बेसिकली जिस मरीज को डेंगू हुआ है उसके ब्लड में वायरेमिया होता है, वायरस जो है सर ट्रेवल करता है, ब्लड को ही सक करता है। अगर कोई एडीज मच्छर है तो वो वहाँ से उसके वायरस को अपने सकिंग के थ्रू जो स्टोमक में ले लेता है, और वहाँ पे गट एपिथेलियम बहुत मल्टीप्लाई करता है। वहाँ मल्टीप्लाई करके ये उसका जो मच्छर का जो एक स्टोमक होता है, जीआईटी का पार्ट, उसको हीमोसील कहते हैं, वहाँ पर कलेक्ट होता है, वहाँ से लिम्फोसील में चला जाता है, और फाइनली वो
उसी के लार के जरिए जो डंक मारता है, जो नॉर्मल आदमी है जिनको कि डेंगू नहीं है, उसके शरीर में वो डेंगू को प्रवेश कराता है उसके लिम्फेटिक सिस्टम में, जो कि फाइनली फिर ब्लड में स्ट्रीम में चला जाता है और वायरेनिया हो जाता है। तो इसलिए मच्छर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। डेंगू को के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कैरियर मच्छर हैं वो एडीज एडिजिटियाई, और ये मच्छर देखा गया कि ये ज़्यादातर गंदे पानी में नहीं रहते हैं। ये जो कलेक्टेड वाटर हैं डिफरेंट घर के आसपास, और वो वाटर जो है फ्रेश वाटर है। फ्रेश का मतलब है कि उसमें कोई कचड़े वाला पानी नहीं है, वो बरसात का पानी या ऐसे भी पानी बहुत दिनों से ढक्कन में पड़ा हुआ है, प्लास्टिक के बर्तन में या बाल्टी में, या जो इस तरह से जो यूज नहीं हो रहा है, एसी या कूलर, तो इन सब जगह पर ये मच्छर जो है पलते रहते हैं। 7 दिन का लाइफ साइकिल एवरेज होता है, और जो प्लेटलेट कम होता है उसमें, एक तो इनिशियली जो है 2 दिन के बाद जो है या तीसरे दिन जो है वो देखा जाता है कि प्लेटलेट का रिडक्शन होता है सडनली, लेकिन सेकेंड रिडक्शन भी होता है 5 से 6 दिन के बाद। और इसलिए अगर इनिशियली कोई पेशेंट आता है जिसके पास 20,000 अगर प्लेटलेट काउंट है, और उसका अगर 6 दिन 7 दिन हो गया बीमारी का, मतलब है कि वो अब और नहीं घटने वाला है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 20,000 काउंट है, वो फीवर अभी 2 दिन का है, तो इसका मतलब उसको सख्त निगरानी में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों के बाद वो सेकेंडरी फॉल प्लेटलेट का हो जाएगा, तो वो सीरियस हो सकता है। तो इस प्रकार डेंगू के ये सारे लक्षण हैं, इसके कारण हैं। ये प्लेटलेट्स की बात आ रही है सर, आखिर है क्या? प्लेटलेट जो है, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड में एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है। लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन कैरी करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो कि इन्फेक्शन के लिए लड़ने की क्षमता रखती हैं, और जो प्लेटलेट होती हैं वो कैपिलरीज को, जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक करके ब्लीडिंग को रोकती है। तो ये नॉर्मली जो है ये प्लेटलेट्स के द्वारा ये पोर्स बंद रहते हैं, और जब प्लेटलेट्स की सडन बहुत ड्रेस्टिकली फॉल हो जाता है तो ये पोर्स खुल जाते हैं, और उस कैपिलरी के थ्रू ब्लड जो है वो आउटपोरिंग हो जाता है और वहाँ पे फैलने लगता है। खाने पीने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? डेंगू के मरीज को खाने पीने से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन चूँकि बताया हमने कि एक्यूट कैटाबॉलिज्म होता है और इम्यून डिफिशियंसी पैदा करता है, जिससे मरीज बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हाई प्रोटीन और विटामिनशियस न्यूट्रिशियस डाइट खाने की ज़रूरत है। और बाकी अगर उनको ज़्यादा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लीवर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो वो अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, सप्लीमेंट विटामिन लेंगे अपना। किस तरह की नियमित जांच करानी चाहिए? डेंगू का देखिए इनिशियली जो है, जो कॉमनली अवेलेबल है इमीडिएट, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, किट टेस्ट, NS1, IgG और IgM। तो रैपिड एंटीजन NS1 जो है वो उसको भी पॉजिटिव होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और जनरली पेशेंट भी 2 दिन के बाद ही पहुंचता है। हालांकि अर्लीस्ट NS1 पॉजिटिव होने का है वो एलाइसा डेंगू NS1 पॉजिटिव होना, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसको हम लोग मानते हैं कि कन्फर्मेटरी, और NS1 जो रैपिड एंटीजन किट है उसको हम लोग मानते हैं सस्पेक्टेड। हालांकि ये NS1 जो रैपिड एंटीजन किट टेस्ट होता है वो भी मोर और लेस वो डेंगू ही है, और आंकड़ों के हिसाब से भले ना हो, लेकिन लक्षणों के हिसाब से वो डेंगू है क्लिनिकली। एक मरीज को अस्पताल कब भर्ती होना चाहिए अस्पताल में? देखिए, मरीज को भर्ती तब होना चाहिए जब बुखार उसका डाउन नहीं हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है। तो हाई फीवर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर कहीं कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको फीवर डाउन करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग से लेकर पैरासीटामोल इंजेक्शंस या टैबलेट्स, या उसका जो IV स्लाइन आता है पैरासीटामोल का ड्रिप, तो इन सब चीज़ों से हम फीवर को डाउन करते हैं। फीवर अगर नहीं डाउन हो रहा है तो हम घबरा के एडमिट करते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम देख रहे हैं कि रेड पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं चारों बगल, आँख लाल हो गया है, तो संभावना लगती है कि कहीं ब्लीडिंग हेमोरेजिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो उसमें इमीडिएटली हम भर्ती कर देते हैं। या फिर अगर प्लेटलेट काउंट अगर जैसा हमने बताया कि 20,000 है और 2 ही दिन का बुखार है, तो उसको तो मस्ट एडमिट करना है। या ऐसे भी 50,000 40,000 के नीचे अगर आ रहा है तो उनको प्रिकॉशनरी एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर 7वें दिन 8वें दिन अगर 40,000 प्लेटलेट है, तब मैं समझता हूँ वो अब रिकवर करने वाले स्टेज में पहुँच चुका है, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोक्स पूरे बिहार में इस डेंगू से मरीज की क्या संख्या होगी सर? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा डेंगू अभी मैं जैसा पटना नालंदा ज़िले में जो है ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, और
भागलपुर में भी जो है अब इधर 3 दिनों से जो है पाँव पसार रहा है तेज़ी से। इनिशियली तो कम थे और लेकिन अब हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी भर्ती मरीजों की संख्या जो है पिछले दिनों तो 32 तक पहुंच गई थी। अब भी 25-26 रोगी हैं हमारे यहाँ और हालांकि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन लक्षण हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं और उनका दवा चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। और दवा जो है इसमें कोई विशेष दवा नहीं है, वो सिम्टोमेटिक दवाएं हैं और प्लस जैसे गैस बन रहा है तो गैस की दवा, अगर हम समझ रहे हैं कि लीवर कुछ डैमेज है तो लीवर को कॉम्पनसेट करने के लिए दवाएं देनी होंगी, फीवर को डाउन करने के लिए दवा देनी पड़ेगी। अगर हमको लगता है कि जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत है सेकेंडरी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए तो 2-3 दिन बाद हम लोग एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। स्टेरॉयड का भी टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर दिया जा सकता है। सर अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर असीम कुमार दास, मैं अधीक्षक हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में।